हेलो फ्यूचर के बेस एजुकेटर, कैसे हैं आप सब। केबीएस पीआरटी टीयर 2 की तैयारी कैसे चल रही है? पता है आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में पक्का आएगा और लोग इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं जैसे टिंडे और लौकी की सब्जी में। टॉपिक है आपकी स्क्रीन वाला, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट, यानी कि प्रारंभिक पहचान, स्क्रीनिंग और मूल्यांकन की बात करने वाले हैं इसमें। बुक की लैंग्वेज पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हो ना? तो चलो आज एक रियल लाइफ देसी एग्जांपल से समझते हैं। इसे ऐसे समझेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। अर्ली आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आता है, यानी कि प्रारंभिक पहचान। इसको ऐसे समझो, एक छोटा भाई पिंटू रजाई में मुंह छुपाकर चोरी छुपे फोन चला रहा था। मम्मी किचन से नोटिस कर रही थी कि पिंटू की गर्दन अजीब सी झुकी हुई है और वो रजाई के अंदर से मुस्कुरा रहा है। ये जो पहला शक है ना, बस ऑब्जर्वेशन के बेस पर, यही है अर्ली आइडेंटिफिकेशन। स्कूल में एक टीचर जब देखती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड से ठीक से कॉपी नहीं कर पा रहा है या क्लास में बार बार गिर रहा है, बिना किसी फॉर्मल टेस्ट के बस अपने ऑब्जर्वेशन से पहचान लेना, याद रखना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन पेरेंट्स, टीचर या केयरटेकर कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, बस सतर्क आंखों की जरूरत होती है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है स्क्रीनिंग का, यानी कि स्क्रीनिंग का मतलब स्क्रीनिंग ही होता है। तो यहाँ पर मम्मी क्या करती है, पिंटू के पास आती है और रजाई हटाकर कहती है, जरा अपनी आंखें दिखा, इतनी लाल क्यों हो रही है? पढ़ रहा था या गेम खेल रहा था? ये क्विक चेक है, एक छोटा सा टेस्ट, ये कंफर्म करने के लिए सच में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। एक और रियल लाइफ एग्जांपल दूं। जब आप मॉल में इंटर करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड वो मेटल डिटेक्टर आपके ऊपर घुमाता है ना, वो स्क्रीनिंग है। वो डिटेल में चेक नहीं करता कि आपके पॉकेट में किस ब्रांड का फोन है, बस एक बेसिक चेक कर रहा होता है कि कोई खतरा तो नहीं है। एजुकेशन में स्क्रीनिंग एक क्विक शॉर्ट टेस्ट होता है जो बड़े ग्रुप पर अप्लाई किया जाता है। इसका मकसद डायग्नोसिस करना नहीं होता है, बल्कि ये पता लगाना कि किन बच्चों को डिटेल में चेक करने की ज़रूरत है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट तीसरा, जो है असेसमेंट का। अ, तो यहाँ पर मम्मी को कंफर्म हो गया कि पढ़ाई तो नहीं हो रही है। अब मम्मी सीधा पापा को बुलाती हैं, पापा उसका फ़ोन लेते हैं, स्क्रीन टाइम देखते हैं, ब्राउज़र हिस्ट्री चेक करते हैं, व्हाट्सएप चैट चेक करते हैं। जो डिटेल्स चेकिंग हुई ना, रूट कजेज, मतलब उसमें पता चले, कारण पता चले, पता लगाने के लिए आगे की सजा, यानी उसका जो सॉल्यूशन है वो तय करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? असेसमेंट बोलते हैं। स्पेशल एजुकेशन में जब स्क्रीनिंग में लगता है कि बच्चे को स्पेशल नीड्स हो सकती है, तो वो प्रोफेशनल कौन, जैसे साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, डॉक्टर की पूरी टीम मिलकर एक डिटेल्स और कॉम्प्रिहेंसिव चेक करते हैं। ये बहुत फॉर्मल होता है, इसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज होते हैं और इसका मेन गोल ये होता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाकर उसे एक सही इंटरवेंशन प्लान बनाना। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा? आइडेंटिफिकेशन का मतलब शक होना, यानी ऑब्जर्वेशन बेस। स्क्रीनिंग का मतलब क्विक चेक, यानी कि फिल्टर करना। असेसमेंट का मतलब डिटेल, यानी कि पोस्टमार्टम, इन डेप्थ इवेल्युएशन बोल सकते हैं और प्लानिंग बोल सकते हैं। अगर केवीएस एग्जाम में अब इन तीनों में से जरा भी कंफ्यूजन हो, तो पिंटू, मम्मी और पापा की चेकिंग को याद कर लेना। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों, अभी जो हमने पिंटू और उसकी मम्मी की सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वाले एग्जांपल से समझा था ना, चलिए अब उससे जरा केबीएस सिलेबस और टेक्निकल टर्म के चश्मे से देखते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर ये तीन सीढ़ियां देख रहे हैं ना, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी और तीसरी सीढ़ी आपको दिखाई दे रही है। ये दिव्यांगता की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी की तीन सबसे जरूरी स्टेप हैं। और याद रखना, आप सीढ़ियां फांद कर तीसरी सीढ़ी पर नहीं जा सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन, यानी कि प्रारंभिक पहचान। अब प्रारंभिक पहचान जो है वो क्या है? ये सबसे पहली सीढ़ी है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? घर या स्कूल में। ठीक है, मतलब ये
काम कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं करता, ये काम करते हैं पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या आप जैसे स्मार्ट टीचर्स। इसका मकसद शुरुआती लक्षणों को बस नोटिस करना, जैसे बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं बना रहा है या उम्र के हिसाब से बोल नहीं पा रहा है। जितनी जल्दी पहचानोगे उतनी जल्दी बात बनेगी। अब आते हैं दूसरी सीढ़ी पर, यानी कि स्क्रीनिंग की बात करेंगे। तो जब पहले स्टेप में शक हो गया, तो अब हम करेंगे एक बेसिक टेस्ट। ब्रैकेट में लिखा है ना कि बेसिक टेस्ट, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक टेस्ट। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा मेडिकल टेस्ट नहीं है, ये बस एक यस और नो वाला सवाल है। क्या सच में कोई समस्या हो सकती है या नहीं। ये एक छन्नी है, मतलब एक फिल्टर की तरह हमें बताती है कि हम किस बच्चे पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर आता है स्टेप 3, जो है मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट। और फाइनली तीसरी सबसे ऊंची सीढ़ी है मूल्यांकन। अब शक भी हो गया और बेसिक टेस्ट भी में भी लगा कि हाँ बच्चे को हेल्प चाहिए, तब एंट्री होती है एक्सपर्ट की। ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर क्या है, विशेषज्ञ द्वारा। ये टेस्ट जो होते हैं, असेसमेंट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, विशेषज्ञ के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ एक स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर मिलकर एक विस्तृत परीक्षण यानी कि डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये भी बताते हैं कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक अल्टीमेट गोल लिखा है, मुख्य लक्ष्य बच्चे को समय पर सहायता, शिक्षा और उपचार मिल सके। ये तीनों सीढ़ियां क्यों चढ़ रहे हैं, ठीक है, ये इसलिए चढ़ रहे हैं ताकि बच्चे को सही सहायता और उपचार मिल सके। अगर हम स्टेप 1 पर ही चूक गए तो बच्चा स्टेप 3 तक पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाएगा। यानी अर्ली इंटरवेंशन ही क्या है, चाबी है दोस्तों। तो एग्जाम में अगर ये तीनों कदम क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाएं तो क्या आप बोलोगे, बिल्कुल नहीं। पहले छानो, फिर क्या करना है, पहले पहचानो, फिर छानो, फिर गहराई से मापो। ठीक है, अगर ये सीढ़ियों वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो गया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में स्टेप 1 2 3 क्लियर लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखते हैं। अगला, तो फ्यूचर एजुकेटर्स, अब तक हमने सीढ़ियां चढ़ना सीख लिया। अब हम पहली सीढ़ी यानी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन को एक असली डिसेबिलिटी पर अप्लाई करके देखेंगे। आज का हमारा टारगेट क्या है, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता की प्रारंभिक पहचान, यानी कि उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं। जब कोई बच्चा आकर खुद अब यहाँ पर आके नहीं बताएगा कि मैम या सर मुझे कम सुनाई देता है, तो आप उसे पहचानेंगे कैसे, घर पर पेरेंट्स कैसे पहचानेंगे। आप स्क्रीन पर बने इस बड़े से कान को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कान दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके पास 5 पॉइंट हैं, उसको ध्यान से देखिए, यही है हमारे रेड फ्लैग। ये जो 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं क्या है, हमारे रेड फ्लैग हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट 1 पर, तेज आवाज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, मतलब नो स्टार्टल्स रिस्पॉन्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, तेज आवाज पर कोई रिएक्शन ना होना। एग्जाम्पल के लिए, घर में अचानक से स्टील या बड़ा सा बर्तन छन से नीचे गिरता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सब चौंक जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा आराम से खेल रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ये दिवाली के पटाखों की तेज आवाज पर वो बिना डरे आराम से सो रहा है, तो ये गहरी नींद नहीं दोस्तों, ये एक अलार्मिंग साइन है। ठीक है, अब जरा पॉइंट, इस पॉइंट पे आइए। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है 6 से 9 महीने तक। ठीक है, 6 से 9 महीने तक आवाज की ओर मुड़कर नहीं देखना। मतलब 6 से 9 महीने तक अगर कोई बच्चा आवाज की तरफ मुड़ कर नहीं देखता है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए एक बच्चा है 6 से 9 महीने की उम्र में, इतना समझदार हो जाता है कि अगर आप उसके पीछे ताली बजाओ या झुनझुना बजाओ तो वो गर्दन घुमाकर देखता है कि आवाज कहाँ से आई है। अगर 9 महीने का बच्चा आवाज की दिशा में मुड़कर नहीं देख रहा है तो समझ जाइए कि हियरिंग चेकअप की जरूरत है। इसे रट लेना सीधा एमसीक्यू बनता है यहाँ से। ठीक है, पॉइंट 3 जो है, टीवी या मोबाइल बहुत तेज आवाज में सुनना। तीसरा लक्षण, टीवी या मोबाइल का वॉल्यूम फुल रखना। अरे दादा दादी अगर आस्था चैनल तेज आवाज में सुन रहे हैं तो समझ में आता है कि उम्र का तकाजा है।
लेकिन अगर 4-5 साल का बच्चा टीवी देखते हुए वॉल्यूम जो है 50 पर कर देता है और कम पर कहता है मम्मी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो उसे डांटने या मारने से पहले एक बार ये सोच लेना, कहीं सच में उसे कम सुनाई नहीं दे रहा है, वो जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रहा है, या ये उसकी मजबूरी हो सकती है। ठीक है। पॉइंट 4 जो है, बार बार क्या पूछना, मतलब जैसे आप कुछ भी बोलते हो तो क्या बोला, क्या कहा इसने। ठीक है। चौथा पॉइंट है, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं या घर पर बच्चे को बोल रहे हैं बेटा पानी ले आओ, बच्चा बार बार बोल रहे हैं क्या क्या कहा आपने, क्या कहा, अगर कोई बच्चा हर बात पर आपको बार बार रिपीट करने की बोल रहा है, तो ये यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन की कमी नहीं है बल्कि हियरिंग लॉस के शुरुआती लक्षण है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 5वें पॉइंट पर, जो है बोलने में देरी। ठीक है। यानी कि स्पीच में डिले। एक सीधा सा साइंस का रूल याद रखना, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक है। अरे भाई, जब कान के अंदर शब्द जाएंगे ही नहीं तो मुंह से शब्द बाहर कैसे आएंगे। बच्चा वही बोलना सीखता है जो सुनता है। अगर 2 से 3 साल का बच्चा है, जब वो बोल नहीं पा रहा है, तो उसे स्पीच थेरेपिस्ट से पहले हमेशा एक ऑडियोलॉजिस्ट के पास कान चेक करवाने चाहिए। कान खराब है तो भाषा का विकास अपने आप रुक जाएगा। तो देखा आपने, इन छोटी छोटी बातों से हम कितनी बड़ी समस्या को अर्ली स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। यही तो है काम, यही तो काम है बेहतरीन स्पेशल एजुकेटर का। अगर आपको ये सारे रेड फ्लैग समझ में आ गए, तो केबीएस के एग्जाम में अगर यहाँ से केस स्टडी आई तो आप सॉल्व कर लेंगे। कमेंट में यस सर, यस मैम लिख दीजिए। ठीक है। और हम बढ़ते हैं अपनी आगे की स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि पिंटू तेज आवाज पर मुड़कर नहीं देख रहा है। इसमें शक हो गया। अब शक का इलाज क्या है, बाबा जी का चूरन? बिल्कुल नहीं। शक का इलाज क्या है, सही मेडिकल टेस्ट। ठीक है। तो चलिए आज चलते हैं हॉस्पिटल। हमारे स्क्रीन के 2 डिपार्टमेंट हैं। लेफ्ट में है स्क्रीनिंग यानी कि प्रारंभिक जांच, और राइट में क्या है, मूल्यांकन यानी कि विस्तृत परीक्षण। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे स्क्रीनिंग की, प्रारंभिक जांच की, जो अर्ली स्टेज में करवाए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं स्क्रीनिंग पर। मान लो एक नया मेहमान आया है, एक छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु। अब वो तो बोलकर बताएगा नहीं कि उसे सुनाई दे रहा है या नहीं। तो पैदा होते ही हॉस्पिटल में उसकी एक क्विक चेकिंग होती है। इसमें 2 फेमस टेस्ट हैं। ठीक है। नवजात श्रवण जांच में पहला है ओएई और दूसरा है एबीआर या एएवीआर भी बोलते हैं। ठीक है। ओएई का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी भी बता रही हूँ, ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। ठीक है। इसको ऐसे समझो कि डॉक्टर ने कान में एक छोटी सी मशीन लगाई जो बीप की आवाज करती है और चेक करती है कि कान के अंदर इको जो है वापस आ रही है या नहीं। ये एक सिंपल पास या फेल टेस्ट है। ठीक है। वही टेस्ट में जो इको है, अब इको को कैसे समझेंगे, जो कॉकलिया में फ्लूइड होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। ठीक है। जब ये बीप की आवाज जाती है तो उधर से वो क्या करते हैं, इको भेजते हैं। ठीक है। दूसरा जो है एएबीआर यानी कि ऑटोमेटेड, इसको बोलेंगे ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स, या भी इसको वेरा भी बोलते हैं। ठीक है। ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री टेस्ट बोलते हैं, एबीआर बोलते हैं, अब जो भी कह लीजिए। ठीक है। ये चेक करता है कि कान से जो आवाज जा रही है वो ब्रेन तक पहुंच रही है या नहीं, या रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम है। ये दोनों टेस्ट बस फिल्टर है दोस्तों। ये कोई बीमारी का नाम नहीं है। ये क्या बताते हैं, बस ये बताते हैं कि बच्चा पास है या उसके आगे के बड़े टेस्ट की जरूरत है। ठीक है। पार्ट 2 मूल्यांकन पर आते हैं। यहाँ पर जो विस्तृत मूल्यांकन है इस पर आते हैं। तो ये जो असेसमेंट है, अब मान लो कि बच्चा ओएई में फेल हो गया, तो क्या हम रोने बैठ जाएंगे? नहीं। अब हम जाएंगे बड़े डॉक्टर के पास, यानी ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट के पास। ये है हमारा मूल्यांकन या डिटेल्ड पोस्टमार्टम। यहाँ कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है। प्रोटोन ऑडियोमेट्री है, स्पीच ऑडियोमेट्री है, टिम्पैनोमेट्री है। ठीक है। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा जांच है। ये सारे टेस्ट हम करवा सकते हैं। ठीक है। तो प्रोटोन ऑडियोमेट्री क्या है, ये टेस्ट मूवीज वाला है, जहां आपको एक साउंड प्रूफ रूम में बिठाकर हेडफोन लगा देते हैं
और बोलते हैं जब भी बीप की आवाज आए तो बटन दबाना है। बस वहीं से पता चलता है कि बच्चा कितनी धीमी या तेज आवाज सुन सकता है, और यहीं से हियरिंग असेसमेंट होके हियरिंग एड मिलता है। ठीक है, फिर आता है स्पीच ऑडियोमेट्री। इसमें बीप की जगह शब्द सुनाए जाते हैं, और ये चेक करने के लिए कि क्या बच्चा कबूतर को कबूतर ही सुन रहा है या और कुछ सुन रहा है। ठीक है, वो स्पीच ऑडियोमेट्री कहलाती है। टिम्पैनोमेट्री की बात करें तो ये कान के पर्दे की जांच होती है, ईयर ड्रम की जांच होती है। कहीं की कान के पर्दे में छेद है, या कान का पर्दा सही से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, मिडिल ईयर में कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ है, इन चीजों की जांच होती है। ठीक है, तो इसमें जो अब हम द अल्टीमेट गोल जो यहाँ पर हरा स्टिकी नोट्स दिख रहा है, तो अब आप कहेंगे कि मैम इतने सारे टेस्ट करवा क्यों रहे हैं, तो जरा इस हरे टेस्ट वाले स्टिकी नोट को देखिए। सुनने की क्षमता का स्तर जानना और हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट तय करना। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, बस दो चीजें जानना है। पहला, सुनने की क्षमता का लेवल क्या है, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ठीक है, मॉडरेटली सीवियर इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है, या फिर टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस में से कौन सा टाइप है। तो सबसे इम्पोर्टेंट सोल्यूशन हमें क्या देना है, क्या बच्चे का काम एक साधारण सी मशीन यानी हियरिंग एड लगाकर चल जाएगा, या फिर मामला सीरियस है, इसे एक सर्जरी करके कॉकलियर इम्प्लांट लगाना पड़ेगा। ठीक है, या कोई इम्प्लांटेशन, चाहे ब्रेन मिडिल ईयर इम्प्लांट हो, कॉकलियर इम्प्लांट हो। ठीक है, तो हो गई ना कान की पूरी जन्म कुंडली तैयार। स्क्रीनिंग हो गया, हमने छठा फिल्टर भी कर लिया, असेसमेंट भी कर लिया, हमने मीजर भी कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें जब पता चलती हैं तब फिर ऑब्जर्वेशन, सॉरी, ऑडियोग्राम प्लॉट होते हैं। जब ऑडियोग्राम प्लॉट हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उन्हें हियरिंग एड दिला के उन्हें हम नॉर्मल या उनके हिसाब से, हियरिंग लॉस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको किसी भी स्कूल में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स कानों की चेकिंग के बाद अब हम आ गए शरीर के सीपीयू यानी हमारे दिमाग पर। आज का हमारा जो इसका जो टॉपिक है वो क्या है, बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की पहचान। ठीक है, इसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अब जरा स्क्रीन पर इस दिमाग की फोटो को ध्यान से देखें, यहाँ पर फोटो दिखाई दे रही है। ठीक है, इसमें एक पजल पहेली की तरह इस दिमाग के अंदर चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, बस यही है पूरा कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चों के दिमाग में पजल के टुकड़े जुड़ने से थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब जैसे बहुत के बहुत जल्दी हो जाता है, कुछ बच्चों के थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, और हमारा काम क्या है, उस देरी को पहचानना है। तो चलते हैं, इसके 4 सबसे बड़े रेड फ्लैग क्या हैं, उन्हें देखकर आप घर या क्लासरूम में कैसे पहचान सकते हैं बच्चे को कौन से सपोर्ट की जरूरत है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बोलने और समझने में देरी। इसे ऐसे समझो, मम्मी ने 4 साल के बच्चे से कहा, बेटा अंदर जाकर लाल वाली बॉल ले आओ। बच्चा अंदर गया और भूल गया कि क्या लाना था। उसे लाल बॉल का मतलब ही नहीं समझ में आया। मतलब बच्चे को इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है। वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह ना तो फराटेदार बोल रहा है, और ना ही आपकी बात तुरंत समझ पा रहा है। ये सबसे पहला सिग्नल है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, सीखने में कठिनाई यानी कि डिफिकल्टी इन लर्निंग। अरे ये वाला मैथ समझ में नहीं आ रहा है, वाला सीन नहीं है। यहाँ बात हो रही है बेसिक चीज की। जैसे आपने बच्चे को ए फॉर एप्पल पढ़ाया, बट प्रैक्टिकल बहुत प्रैक्टिस करवाई, अगले दिन पूछा तो बच्चा एकदम ब्लैंक, मतलब गजनी मोड ऑन। सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि खेल के नियम याद रखना या पेंसिल पकड़ना सीखने में जो उसे बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा समय और रिपीटेशन की जरूरत पड़ती है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, दैनिक कार्यों में दूसरों पर निर्भरता। इंग्लिश में इसे कहते हैं एडीएल यानी कि एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ये वर्ड रट लेना। मतलब क्या है, नहाना, कपड़े पहनना, खाना खाना, टॉयलेट जाना। अगर कोई 7 से 8 साल का बच्चा है, अपने जूते के फीते खुद नहीं बांध पा रहे, या शर्ट के बटन लगाने के लिए हमेशा मम्मी को ढूंढना पड़ता है, तो ये सिर्फ लाड़ प्यार नहीं है दोस्तों। उम्र के हिसाब से ये माइलस्टोन पूरे न होना आईडीडी का सबसे बड़ा लक्षण है। फिर आते हैं पॉइंट 4 पर, समस्या हल करने में कठिनाई।
ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होती है इसमें अफेक्ट होती है। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मान लो बच्चे की फेवरेट बॉल सोफे से नीचे चली गई है। एक आम बच्चा क्या करेगा, वो कोई डंडा लाएगा या झाड़ू से किसी उस बॉल को निकालने की कोशिश करेगा, अपना दिमाग लगाएगा। लेकिन आईडीडी वाला बच्चा क्या करेगा, वो बस सोफे के पास खड़ा होकर रोने लग जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि इस छोटी सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव स्किल्स की कमी। तो द अल्टीमेट समरी की बात करें तो नीचे ये आपको बैनर टाइप का दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, प्रारंभिक पहचान, बच्चे के मानसिक विकास में देरी को जल्दी से पकड़ना। ठीक है, यही है पूरी स्लाइड का निचोड़। हमें बच्चे की हमें बच्चे को डॉक्टर की तरह डिक्लेयर नहीं करना है कि उसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। हमें उसकी उम्र के हिसाब से होने वाले विकास में जो देरी हो रही है उसे अर्ली स्टेज में पकड़ना है। तो फ्यूचर टीचर्स, क्या आप क्लास में इन 4 लक्षणों को पहचान लेंगे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। एडीएल का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, देखो किसकी किसकी मेमोरी सबसे तेज है। अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया है तो स्पेशल एजुकेशन नीड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो फ्यूचर केबीएस टीचर, पिछली स्लाइड में हमने देखा अगर किसी बच्चे को सीखने या रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आ रही है तो हमें शक हो जाता है। अब शक होने के बाद क्या करें, सीधा ठप्पा लगा दें कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। यही एंट्री होती है हमारे टूल्स की। ठीक है, आपकी तो हम आज इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं बौद्धिक दिव्यांगता की जांच और मूल्यांकन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे मतलब लेफ्ट स्क्रीनिंग दिख रही होगी, स्क्रीनिंग उपकरण दिख रहा होगा। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, क्या विकास सामान्य है, इसका मतलब क्या है? इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो। जब मम्मी घर में चावल पकाती हैं तो क्या वो बर्तन को एक एक मतलब वो बर्तन का एक एक चावल चेक करती हैं? नहीं ना, वो बस 2 दाने निकाल कर दबाकर देखती हैं कि चावल पके हैं या नहीं। स्क्रीनिंग भी बिल्कुल वैसी ही होती है, ये एक क्विक टेस्ट है। हम इसे हम सिर्फ एक ये इसमें हम क्या देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है, विकासात्मक पड़ाव है, पूरे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसके फेमस टेस्ट कौन से हैं? इसके फेमस टेस्ट हैं डीडीएसटी, विकासात्मक स्क्रीनिंग टेस्ट है। डीडीएसटी है, डीडीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? डिनेवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। नाम याद कर लेना, सॉरी नाम याद कर लेना, एग्जाम में बहुत आता है, कभी कभी जुबान फिसल जाती है। ठीक है, दूसरा जो है गेसेल अनुसूची। ठीक है, ये भी बच्चों के मोटर और लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक क्विक चेक है। याद रखना, ये टेस्ट डायग्नोसिस नहीं देते हैं, ये बस बताते हैं कि बच्चे को आगे बड़े डॉक्टर के पास भेजना है या नहीं। फिर दूसरा जो है मूल्यांकन उपकरण है, उस पर आ जाते हैं। अब मान लो कि स्क्रीनिंग में बच्चा फेल हो गया, तब हम आते हैं राइट वाले क्लिप बोर्ड पर, यानी कि मूल्यांकन उपकरण पर। ठीक है, असेसमेंट टूल्स पर। यहाँ हमारा बड़ा लक्ष्य क्या हो गया, आईक्यू। हमारा लक्ष्य हो गया आईक्यू और व्यवहार और सीखना मेजर करना। ठीक है, अब हम बच्चे को फुल एमआरआई स्कैन करेंगे। यहाँ साइकोलॉजिस्ट की एंट्री होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, यानी कि आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट ये तो सबको पता है कि दिमागी क्षमता नापने के लिए होता है। दूसरा जो है वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल। दोस्तों इसे स्टार मार्क कर लीजिए। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सिर्फ आईक्यू कम नहीं होता, बल्कि समाज में कैसे रहना है, अपने काम कैसे करने हैं, यानी एडॉप्टिव बिहेवियर, वो भी कम होता है। वाइनलैंड उसी सोशल मैच्योरिटी को मापता है। फिर आता है MISIC, यानी मिसिक टेस्ट। ये भारत में बहुत यूज होता है, मलिन्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन। ठीक है, केबीएस वाले केबीएस वाले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में के टेस्ट जरूर पूछते हैं कि MISIC का नाम मत भूलना। ठीक है, तो ये चीजें बहुत बार पूछते हैं। इसका जो अंतिम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल है, उसकी बात करें, जो यहाँ पर स्टिकी नोट्स लगा हुआ है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल है,
हम ये सब तामझाम क्यों कर रहे हैं? जरा इस पिंक स्टिकी नोट को ध्यान से देखिए। बौद्धिक स्तर का पता लगाना और व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाना। ठीक है, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है, बच्चे के बौद्धिक स्तर का पता लगाना कि वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड लेवल का है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, योजना बनाना। कौन सी योजना? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम बनाना। आईपी तो हमारे स्पेशल एजुकेशन में गीता कुरान है दोस्तों। हर बच्चे की जरूरत अलग है, उस इसलिए उसकी जो पढ़ाई का प्लान भी अलग होगा। असेसमेंट के बिना आप एक अच्छी आईपी बना ही नहीं सकते। तो क्या समझे हम? स्क्रीनिंग से हमने चेक किया कि विकास सही है या नहीं। डीडीएसटी जो है गेसेल, और मूल्यांकन से हमने पक्का कर लिया लेवल क्या है। ठीक है, ताकि आईपी बन सके। कॉन्सेप्ट मजेदार लगा है? अगर हाँ तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, और आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बाद अब हम शरीर के सबसे नाजुक हिस्से पर आ गए हैं, जो है हमारी आंखें। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं। अब कोई बच्चा खुद खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा कि मैम मुझे ब्लैक बोर्ड पर ब्लर दिख रहा है, जरा फॉन्ट साइज बढ़ा दो। बच्चे तो अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। तो एक अलर्ट टीचर होने के नाते आप कैसे पहचानेंगे किसी बच्चे को की दृष्टिबाधिता कैसे होती है? स्क्रीन पर बनी इस आंखों के चश्मे को ध्यान से देखिए। ठीक है, इसके आसपास लिखे इन 5 जो रेड फ्लैग हैं, इनको भी ध्यान से देखिए। इनको एक एक करके हम दिमाग में छाप लेंगे। तो सबसे पहला और जो कॉमन लक्षण है, ठीक है, वो क्या है? वस्तुओं को बहुत पास से देखना। अपने क्लास में कुछ बच्चों को देखा होगा जो कॉपी में लिखते समय सिर एकदम डेस्क से चिपका लेते हैं, जैसे नाक से ही लिख डालेंगे, या टीवी देखते समय एकदम स्क्रीन के अंदर घुसने को तैयार हैं। ये कोई उनका स्टाइल नहीं है दोस्तों, ये क्या है? मायोपिया या विजन प्रॉब्लम का सबसे बड़ा पहला सिग्नल है। ठीक है, दूसरा जो है वो है रोशनी से डरना। ठीक है, इसको बोलते हैं फोटोफोबिया, सेंसिटिविटी टू लाइट। ठीक है, दूसरा पॉइंट रोशनी से डरना, मेडिकल टर्म में से क्या बोलते हैं? फोटोफोबिया कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा वैम्पायर है जो धूप से डरता है। इसका मतलब है कि जब बच्चा तेज धूप या ब्राइट लाइट वाले कमरे में जाता है तो वो अपनी आंखें पूरी तरीके से नहीं खोल पाता है, बार बार पलके झपकाता है या आंखों पर हाथ रख लेता है। उसकी आंखों में लाइट बहुत ज्यादा चुभती है। फिर आते हैं पॉइंट 3 पर, चलते हुए चीजों से टकराना। ठीक है, अगर कोई बच्चा बार बार क्लासरूम के डेस्क से भिड़ रहा है या सीढ़ियां चढ़ते हुए ठोकर खा रहे, तो हमेशा ये मत सोचना कि वो क्लमजी है, लापरवाह हो सकता है। उसका फील्ड ऑफ विजन जो है वो कम हो गया, उसे स्लाइड की चीजें दिखाई ही ना दे रही हूँ। ठीक है, अब पॉइंट 4 पर आते हैं, बार बार आंखें मलना। मतलब चौथा जो पॉइंट है, जैसे मान लीजिए बच्चा सुबह 10 बजे ही आंखें मल रहा है, आप सोचेंगे अरे रात को सोया ही नहीं होगा, पक्का फोन चला रहा होगा। नहीं, जब आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, बच्चा ब्लैक बोर्ड देखने के लिए जोर लगाता है, आंखों में थकान और पानी आने लगता है, इसीलिए वो क्या करता है? बार बार आंखें मलता है। ठीक है, पांचवा जो है बार बार सॉरी ये पांचवा जो है, इसकी बात करें तो पठन पाठन में टालना। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पर लैंग्वेज में स्प्रिंट हो गई है, पठन पाठन में टालना। अवॉइडिंग विजुअल टास्क। और आप बच्चे से कहते हैं कि रीडिंग करो, वो बहाने बनाता है। आप कहते हैं ब्लैक बोर्ड से उतारो, वो कहता है मैम पेट दर्द हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फोकस करने में सिर में दर्द होने लगता है। वो पढ़ाई से नहीं भाग रहा है, वो उस दर्द से भाग रहा है। ठीक है, तो द अल्टीमेट गोल की बात करें तो अब इस पीले हाईलाइट वाले जगह को आप देखिए। देखने से जुड़ी समस्याओं को जल्दी से जल्दी पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमने समय पर शक नहीं किया तो जो प्रॉब्लम है एक छोटे से चश्मे से ठीक नहीं हो सकती, वो धीरे धीरे लो विजन या गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। तो दोस्तों, अगर क्लास में किसी बच्चे को 5 लक्षण दिखें तो आप उसे डांटेंगे या फिर डॉक्टर के पास भेजेंगे? बिल्कुल सही, उसे असेसमेंट के लिए भेजेंगे। तो एजुकेटर्स दोस्तों, अभी तक हमने कानों की मशीनें देख ली,
दिमाग के पजल सॉल्व कर लिए। अब जरा इस स्क्रीन के लेफ्ट साइड देखो, ये बड़ा सा ABCD वाला चार्ट आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल। जब आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। आज का हमारा टॉपिक जो है दृष्टि बाधिता की जांच और मूल्यांकन है। ठीक है, अब अगर स्कूल में कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड से गलत स्पेलिंग कॉपी कर रहा है या पढ़ते समय किताब को एकदम आंखों के पास ले जाता है, हमें शक होता है। शक का इलाज क्या है? वही दो, पहले स्क्रीनिंग और दूसरा असेसमेंट। तो चलिए देखते हैं आंखों का चेकअप कैसे करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग 1 की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनिंग है, प्रारंभिक जांच। तो सबसे पहले जो है स्क्रीनिंग की बात करेंगे। स्क्रीनिंग पर ये बेसिक टेस्ट है जो स्कूल के मेडिकल कैंप में होते हैं या एक स्पेशल एजुकेटर भी कर सकता है। तो इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला है विजन स्क्रीनिंग। विजन स्क्रीनिंग और आई चार्ट जो है टेस्ट। ये लेफ्ट वाला चार्ट जो यहाँ पर हमने ये जो चार्ट देखा था, ठीक है, जिसे हम स्नेलन चार्ट कहते हैं, नाम याद रखना, एग्जाम में सीधा आता है। इसमें बच्चे को 20 फीट दूर खड़ा करके लेटर्स पढ़ाए जाते हैं, बस ये देखने के लिए, फिर उसे बेसिक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आता है रेड रिफ्लेक्स टेस्ट। क्या आता है? रेड रिफ्लेक्स टेस्ट। ठीक है, अब ये क्या है? कभी पुरानी रील वाले कैमरे में फ्लैश ऑन करके फोटो खिंचवाई है? आंखों में लाल चमक आ जाती थी ना। बस वही छोटे बच्चों की आंखों में डॉक्टर क्या करते हैं? टॉर्च मारकर देखते हैं। अगर लाल चमक दिख रही है मतलब आंखों का रास्ता साफ है। अगर सफेद या काला दिख रहा है तो मोतियाबिंद या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं पार्ट 2 पर, मूल्यांकन विस्तृत परीक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब मान लो बच्चा क्लास में चार्ट या तीसरी लाइन भी नहीं पढ़ पा रहा है, स्क्रीनिंग में फेल हो रहा है, हम उसे भेजेंगे कहाँ पर? ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास, यानी आंखों के बड़े डॉक्टर के पास। अब होगा उसका डिटेल्ड असेसमेंट। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर सबसे पहले विजुअल एक्यूटी टेस्ट करेगा। ठीक है, चार्ट तो यहाँ भी पढ़वाएंगे लेकिन एकदम सटीक नापने के लिए यहाँ हमें वो नंबर मिलता है जो 20/20 या फिर 20/200 मार्क कर देना। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो रिफ्रैक्शन, दूसरा क्या है? रिफ्रैक्शन टेस्ट है। रिफ्रैक्शन टेस्ट क्या होता है कि भारी सा चश्मा याद है जो डॉक्टर पहनाते हैं, फिर लेंस बदल बदल कर पूछते हैं अब ज्यादा साफ दिख रहा है या अब नंबर 1 या नंबर 2 में। इसे क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें चश्मे का एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है। फिर है फॉन्ट्स जांच। ठीक है, इसमें आंखों में ड्रॉप डालकर पुतली को बड़ा किया जाता है ताकि डॉक्टर आंखों के एकदम पीछे रेटिना और ऑप्टिक नर्व को मतलब जो टॉर्च है उससे देख सके। ठीक है, तो द अल्टीमेट गोल की बात करें तो ये पीला स्टिकी नोट्स आप सभी को दिखाई दे रहा है, दृष्टि की कमजोरी का स्तर जानना और चश्मा या अन्य सहायता देना। ठीक है, हमें ये पता लगाना कि बच्चा लो विजन में आता है या टोटली ब्लाइंड में, क्योंकि अगर लो विजन आता है तो उसे चश्मा दे देंगे, बड़े फॉन्ट वाली किताबें दे देंगे। ठीक है, लेकिन अगर टोटल ब्लाइंडनेस में है तो हमारा आईपी जो है वो बदल जाएगा, हम उसे ब्रेल लिपि, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग देंगे। तो फ्यूचर टीचर्स क्लियर हो गया, चार्ट पढ़ना और स्क्रीनिंग, चश्मे का नंबर निकालना। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक, अब आपको स्नेलन चार्ट 20/200 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो एजुकेटर्स, अभी तक हमने आंख, कान, दिमाग, आंखों का पूरा पोस्टमार्टम कर लिया। अब एग्जामिनर चाहे जहां से केस स्टडी बना ले, हम तैयार हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन सुबह सुबह क्यों पढ़ें? उसके लिए आपका मतलब ये स्पेशल एजुकेशन नीड्स लेकर आया है मास्टर रिवीजन शीट। ठीक है, तो एक ही नज़र में हम ये देखेंगे कि इसका रिवीजन क्या है। तो सबसे पहले दिव्यांगता की बात करेंगे, उसके शुरुआती लक्षण की बात करेंगे, स्क्रीनिंग की बात करेंगे और मूल्यांकन की बात करेंगे। सबसे पहले श्रवण बाधिता की बात करें तो उसके शुरुआती लक्षण जो होते हैं, आवाज पर ध्यान न मत दे, मतलब आवाज पर ध्यान ना देना। ठीक है, स्क्रीनिंग किससे होती है? ओई और एवीआर से होता है। ठीक है, इसमें ओई और एवीआर की जगह आप बीओए और वीआरए भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिहेवियरल असेसमेंट टेस्ट है। और मूल्यांकन किससे होता है? प्योटोन टिम्पेनोमेट्री से होता है। ठीक है,
फिर है बौद्धिक दिव्यांगता। बौद्धिक दिव्यांगता जो है इसमें सीखने में बोलने में देरी होती है, ठीक है। और स्क्रीनिंग किससे होती है? डीडीएसटी यानी गैसेल से होती है। फिर मूल्यांकन किससे होता है? आईक्यू टेस्ट वाइनलैंड से होता है। दृष्टिबाधिता में देखें तो लक्षण क्या होते हैं शुरुआती? पास से देखना, आंखें मलना, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या होता है? रेड रिफ्लेक्स आई चार्ट। और मूल्यांकन में कौन सा टेस्ट होता है? रिफ्रैक्शन एंड फंड्स जांच। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट स्लाइड। लास्ट तो हम आ गए हैं यूनिट की सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट स्लाइड पर। अब तक हमने बच्चे की प्रॉब्लम को पहचाना, फिर स्क्रीनिंग की, फिर असेसमेंट किया। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मैम इस पूरी प्रक्रिया का फायदा क्या है? तो हम क्यों कर रहे हैं ये सब? जरा स्क्रीन पर बने इस टारगेट वाले बोर्ड को ध्यान से देखिए, ठीक है। हमारा निशाना एकदम कहाँ पर लगा है? एकदम पिन पर, पॉइंट पर है ना? लगना चाहिए। निशाना कैसे लगेगा? इन जो चार चीजें लिखी हैं, जो तीर बने हुए हैं, इनके माध्यम से, ठीक है। तो सबको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभिक हस्तक्षेप, समय पर पहचान कर तुरंत सहायता देना, ठीक है। सब इसे तो आप रट लो। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके घर की छत से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा है, तो आप क्या पूरी छत से मतलब पूरी छत गिरने का वेट करेंगे? नहीं ना, आप तुरंत प्लम्बर को बुलाकर उसे वहीं ठीक करा देंगे। बस यही है अर्ली इंटरवेंशन, यानी बच्चे की डिसेबिलिटी को समय पर पहचानना और तुरंत सहायता शुरू करवा देना, ताकि प्रॉब्लम और बड़ी ना हो जाए। पॉइंट 2 पर आता है मार्गदर्शन, यानी माता पिता को सही परामर्श देना। अक्सर जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनके बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है, तो वो डर जाते हैं या डिनायल मोड में चले जाते हैं। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, ये तो बस ऐसे ही लेट बोल रहा है। सही असेसमेंट से हम माता पिता को सही परामर्श दे पाते हैं। हम उन्हें समझाते हैं कि डरने की बात नहीं है, हम है ना, ये रहा हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है विकास, यानी कि शैक्षिक और सामाजिक विकास को बेहतर बनाना। अब जब हमारे टाइम पर प्रॉब्लम पकड़ हाँ, जब हमने टाइम पर प्रॉब्लम पकड़ ली, तो हम बच्चे का शैक्षिक और सामाजिक विकास बेहतर बना सकते हैं। बच्चा क्लास में पीछे नहीं छूटता, वो अपने दोस्तों के साथ खेल कूद सकता है और समाज में कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो सकता है। फिर चौथा जो है उपचार, यानी सही समय पर सही उपकरण देना और शिक्षा देना, ठीक है। यहाँ पर भाई हथियार में जंग, मतलब ऐसे होता है ना कि बिना हथियार हम जंग कैसे लड़ेंगे? अगर असेसमेंट में हमें पता चला कि बच्चा ठीक से देख नहीं पा रहा है, हम उसे चश्मा लगा देंगे। सुन नहीं पा रहा है, हियरिंग एड दे देंगे। ये सब मुमकिन है, लेकिन कब मुमकिन है? जब हमने सही पहचान की हो। तो दोस्तों, इस पूरी रामायण का एक ही सार है, जो नीचे इस पीले से बैनर पर लिखा है, समय पर पहचान इज इक्वल टू बेहतर भविष्य, ठीक है। यानी कि टाइमली आइडेंटिफिकेशन इज इक्वल टू बेटर फ्यूचर। अगर आपने अर्ली स्टेज में प्रॉब्लम पकड़ ली, तो सिर्फ आप एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, आप उसका पूरा भविष्य बदल रहे हैं। और यही एक स्पेशल एजुकेटर की असली सुपर पावर है। तो फ्यूचर टीचर्स, ये टॉपिक आपका यहीं कंप्लीट होता है। आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको इसकी नीड है, तो उसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।